हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। इसमें ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ और सीरीज सर्किट क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट क्या होता है, पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि कोई भी नेटवर्क आपको सॉल्व करना है, चाहे आपको सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको उसके बेसिक जरूर पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, कैसे उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होनी है, सोर्स जो है उसकी पोलैरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको इस लेक्चर में बेसिकली ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ आप कहते हो कि मैम V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा आप उसको बता सकते हैं कि जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हैं वायर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक करंट फ्लो होने लगता है कंडक्टिंग वायर में। ओके, कंडक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडक्टिंग चीज़ों में ही आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आपने इलेक्ट्रॉन्स ही सुना है कि इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होता है। आगे जाके आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम होल का नाम देते हैं और जो कि हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो वो आपका उनके कारण भी करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, तो यानी कोई आयन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या होल्स फ्लो हो रहे हैं, तो उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। और करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है उसको आप करंट से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपने किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि एक टर्मिनल उसका हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है वायर का, तो उस वायर में करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is proportional to I and V is equal to I into R, जिसे R को आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ओम का जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते आप इसको। जो जहाँ तक भी एक लिमिट, अगर मान लिया आपके सर्किट की एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने तक, तब तक अगर चेंज नहीं होगी सर्किट के एलिमेंट्स की वैल्यू, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो गया, आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी सर्किट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और एक पेसिव। पेसिव एलिमेंट वो होते हैं जैसे आपके रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सारे पेसिव एलिमेंट हैं। और एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे वोल्टेज सोर्स, जैसे बैटरी, आपकी एसी बैटरी, डीसी बैटरी। ठीक है, इन सबको कनेक्ट करने के बाद आपको एक सर्किट मिलता है। ठीक है, तो आपका अगर कोई सर्किट है उसमें केवल आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ही लगा दिए हैं, तो इसमें कोई फ्लो होगा करंट का? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं है, सिर्फ पेसिव एलिमेंट ही इसमें लगे हुए हैं। अगर आप इसमें एक एसी या फिर डीसी सोर्स लगा देते हैं, बैटरी में आपकी मिनिमम 2 सेल्स होते हैं, तो आपने अगर डीसी बैटरी लगाई या एसी सोर्स लगाया, तो ये एक्टिव सोर्स हैं, एक्टिव एलिमेंट है सर्किट का, और एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो अगर इन सब एलिमेंट की वैल्यू करंट के बढ़ने से या कम होने से चेंज हो रही है, आर की वैल्यू फिक्स आपने बताई है कि मान लिया 1 ओम है और करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है कि आपने बैटरी की पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो करंट इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तब उस कंडीशन में ओम का ये लॉ नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं नॉन ओमिक कंडीशन। ओके, ओमिक कंडीशन में जहां तक ओम के लॉ को आप लगा सकते हैं, नॉन ओमिक कंडीशन जहां पे आप ओम के लॉ को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। हम बात करें बेसिकली कि किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ ने सर्किट के या नेटवर्क के एनालिसिस के लिए 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ है उनका नोड लॉ। नोड लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है और उसमें बहुत सारे वायर्स या ब्रांचेस, इन्हें ब्रांचेस भी कह सकते हैं, वो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप नोड कहते हैं। और इस नोड पे टोटल करंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या फिर नोड लॉ, या फिर हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड की तरफ जितने करंट आ रहे हैं उनका सम इक्वल टू होगा जितने करंट वापस जा रहे हैं। दैट मीन्स कि I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि आपने 4 करंट लिए हैं इनवर्ट डायरेक्शन में, इक्वल टू होगा, ये मान लिया I5 है इज इक्वल टू I5, या हम यहाँ माइनस करके इज इक्वल टू 0 करेंगे। जितने भी करंट इनवर्ट डायरेक्शन में होते हैं नोड के, उनको आप पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और जितने आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं उनको आप निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव साइन को देख के ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि जो करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, हालांकि ये एरो से शो करते हो आप, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हो, लेकिन करंट वेक्टर के लॉ को, जो एडिशन का लॉ है, उसको फॉलो नहीं करती है। इसीलिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन के साथ क्या होना चाहिए, वेक्टर के लॉ को भी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, इनको भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। तो ये जो करंट है ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के नोड लॉ की, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी नोड पे करंट का सम इज इक्वल टू 0 रहेगा, और ये कंडीशन रहेगी। ठीक है ना, ये चीज हम यूज करेंगे नेटवर्क के एनालिसिस में। सेकेंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, लूप लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, अगर मान लिया आपके पास एक सर्किट है जिसमें पैसिव एलिमेंट हैं, जैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और एक एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है, तो आपने कहा ये एक बैटरी लगी हुई है, ओके, एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपोजिट, उनके मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की डेफिशिएंसी रहती है, इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और करंट उनके अपोजिट मूव करता है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि एक लूप है, तो एक लूप का जो डायरेक्शन बनाते हो आप, ऐसे बैटरी से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनाते हो, तो दैट मींस क्लॉकवाइज ये बना है, ओके। तो ये क्लॉकवाइज बना है। मान लिया इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस सर्किट में आप देख रहे हैं कोई और ब्रांच नहीं है जिसमें करंट जाएगा। दैट मीन्स कि जितना करंट यहाँ से ड्रॉन होगा वो सारा का सारा इसमें प्लस इसमें जाएगा। और इस तरह के सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, इनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस लूप के लिए E इज इक्वल टू, मान लिया E इज द EMF ऑफ दिस बैटरी, इज इक्वल टू I करंट मान लिया ड्रॉ हो रहा है, तो I इसी से जाएगा, I इससे जाएगा, IR1 प्लस IR2। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, समेशन ऑफ E, अगर मान लिया यहाँ पे एक और बैटरी लगी होती, समेशन ऑफ E ये E1 प्लस E2 हो जाता, दैट इज E2 अगर है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। बात समझ रहे हैं आप? ये तो कंडीशन सिंपल सी हो गई है। सेकंड कंडीशन हमने ले ली कि हमारे पास इस तरह का सर्किट है। मान लिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे एक और बैटरी सेल लगा हुआ है। ये सेल बनाया है, बैटरी में आपके 2 सेल होते हैं, एक ये E1 ये E2 है। मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस तरह से कैसे सॉल्व करोगे सर्किट को? ये पॉजिटिव बताया मैंने, करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ पे इसको नोड मिला है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दिस एंड दिस, ओके। सिंपली है कि यहाँ पे आ गई है तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड ही होना पड़ेगा। अब मान लिया यहाँ से करंट I1 निकला है, तो I1 यहाँ आया, तो एक करंट इसमें जाएगा। मान लिया इसके अंदर ये I2 और इसका I1 माइनस I2। अब आप देखिए ये करंट क्या इसके अंदर जा सकता है? पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर तो करंट नहीं जा सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। एक करंट यहाँ से भले ही आएगा, इसका मान लिया वैल्यू है I2, तो ये यहाँ जाएगा, ये क्या ऊपर जा सकता है? क्योंकि पॉजिटिव में एंटर नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है वो इसमें जाएगा। तो अब हमारे पास I2 करंट इधर से आ रहा है, I1 करंट इधर से आ रहा है, इस R3 में I1 प्लस I2 करंट जाएगा। यहाँ पे हमने लगाया है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है, नोड वाला। इसमें नोड पे 0 जाएगा करंट, टोटल करंट इसमें चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब हम बनाते हैं लूप। लूप मैंने बताया आपको ऐसे जाएगा, पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा। दैट मीन्स नीचे वाला लूप आपका क्लॉकवाइज है और ऊपर वाला लूप
एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव से ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ से फर्स्ट और सेकेंड लूप की इक्वेशन जनरेट करनी है। देखिए, जितने भी पैसिव एलिमेंट है R1, I1 करंट फ्लो रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, यही हमारी लूप की डायरेक्शन है, तब उस कंडीशन में प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू होगा E1। ठीक है, और सेकेंड लूप के लिए आप देखो, यहां से I2 R2 इसी डायरेक्शन में करंट है और इसी डायरेक्शन में हमारा लूप है, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। तो ये दो इक्वेशन बनी है। तो इस तरह से किरचॉफ की जो सेकेंड लूप वाली थ्योरम है उससे आप नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ठीक है, दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। तो फ्रेंड्स, आपने किरचॉफ के दो लॉ तो देख ही लिए हैं। अभी हम लोग लेक्चर के जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हम लोग कुछ सर्किट लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ से। सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम अभी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल में है। तो पहले हम सीरीज सर्किट क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने किसी बैटरी से रेजिस्टेंस को ऐसे साइड बाय साइड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये सब सीरीज में सर्किट कहे जाते हैं। देखिए, हमने करंट का है, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से निकलेगा इधर से, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की साइड चल रहे हैं, तो करंट को जाने के लिए कोई और ब्रांच नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ से जाएगा, वो इनसे ही जाएगा निकल के। तो टोटल जितना करंट आई जाएगा वो आई करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, यानी कि सेम करंट फ्लो रहा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम करंट फ्लो रहा होता है हर रेजिस्टेंस में। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो यहाँ पे ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अगर ओमिक है आपका सर्किट, ठीक है, तो I R1, I R2, I R3 इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसे आपने V1 कहा है, इसे V2 एंड इससे V3। और किरचॉफ का जो आपका लूप वाला लॉ है उसके अकॉर्डिंग I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 शुड बी इक्वल टू जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका अपनी बैटरी लगाई है वो मान लिया V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो दैट मीन्स I आपने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I मान लिया R के इक्वल है। R इज द टोटल रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सर्किट का उसके इक्वल है। तो सीरीज सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो आपका सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये एक्चुअली सीरीज वाला आपने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको अब यूज करेंगे किस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर बनाने में यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। जैसे मान लिया आपने कुछ रेजिस्टेंस को इस तरह से वर्टिकली रख दिया, ठीक है, और नीचे से ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है कि इसका ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर है, ओके। ऊपर का टर्मिनल आपने किसी पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मान लिया आपने कोई वोल्टेज VCC लगा रहे हैं और ये मान लिया आपका 200 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है और एक ही बैटरी है और आपको इसको कई जगह यूज करना है, दैट मीन्स कुछ 100 वोल्ट आपको किसी एपरेटस में डालना है, 50 वोल्ट किसी एपरेटस में डालना है और 50 वोल्ट किसी एपरेटस में डालना है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल बैटरी से जिसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है उसको हम यूज करके पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से 3 जगह है या उससे भी ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लिया ये आपका 200 वोल्ट का है, तो आपने ये R1, ये R2 और ये R3 लिया है, तो हमने डिवाइड करना है कि यहां से 2 टर्मिनल आपने वायर के लिए और आपने किसी और जगह पे यूज कर लिए। इस जगह पे लिए, यहां से आप दूसरे सर्किट में यूज कर लेंगे, यहां से यहां लिया तीसरे सर्किट में यूज कर लेंगे, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, इसमें भले ही करंट की वैल्यू सेम है, ओके। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 200 वोल्ट का है इसमें, और मान लिया R1, R2, R3 जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस R आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा,
और वो निकल के आ रहा है आपका, मान लिया ये आपका 50 ओम है, ये आपका 50 ओम है, ये भी 50 ओम है। ओके, तो ये 150 ओम हो गया। बात समझ रहे हैं? ये आपका 100 ओम है, थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी, 50 फिर 200, ठीक है, 200 ओम हो गया है ये रेजिस्टेंस। तो आपके इस करंट I इज इक्वल टू 200 अपॉन 200 यानी कि 1 एम्पियर आ गया है, ठीक है, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो मान 1 से 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर जो आप किसी एपरेटस में अगर 50 वोल्ट देना चाह रहे हैं, आपके पास तो एक ही है ना बैटरी का सोर्स, आपने रेजिस्टेंस के ये दो टर्मिनल ले लिए, इन दोनों टर्मिनल से कांस्टेंट 50 वोल्ट की वोल्टेज आपको मिलती रहेगी, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको 50 वोल्ट मिलता रहेगा, यहाँ पे 100 वोल्ट मिलता रहेगा। तो दैट मीन्स कि ये दो टर्मिनल लिए, कॉपर वायर लिया। एक्चुअली कॉपर वायर जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए उसकी वायर नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए कॉपर भी एक हाई कंडक्टिंग वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी 0 कंसिडर की जाती है, नेग्लिजिबल है, 0 कंसिडर की जाती है कि उसके वायर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो आप दो कॉपर वायर लें और उससे आपने कनेक्शन कर दिया और कांस्टेंट 100 वोल्ट आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, 50 वोल्ट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, 50 वोल्ट यहाँ से। तो हमें यूज क्या करनी पड़ी, एक सिंगल बैटरी, और उसको हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। तो सीरीज सर्किट में आप वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो वोल्टेज डिवाइडर है ये वाला पॉइंट कवर कर लिया है। सीरीज सर्किट आपको समझ में आ गया है, किरचॉफ लॉ आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं जीरो IR ड्रॉप। देखिए फ्रेंड्स, जीरो IR ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, IR की वैल्यू 0। देखिए IR की वैल्यू कैसे 0 हो सकती है, या तो I की वैल्यू 0 हो या फिर R की वैल्यू 0 हो। R की वैल्यू 0 मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि कॉपर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, 0 के इक्वल। तो अगर आपने कॉपर वायर यूज किया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। और I कब 0 होगा, जब आपने कोई भी एक्टिव सोर्स सर्किट में कनेक्ट ना किया हो। अगर आपने बैटरी नहीं लगाई है तो पोटेंशियल 0 होगा। अगर आपने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है तो करंट नहीं मिलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो इसीलिए जीरो IR ड्रॉप दो कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो, आप कॉपर वायर यूज कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है जब आपने वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ IR ड्रॉप। देखिए फ्रेंड्स, पोलैरिटी और ऑफ IR ड्रॉप में सिंपली हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बैटरी कनेक्ट की है और ये सीरीज में आपने कनेक्ट कर दी है वायर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पे है, ये निगेटिव पे है। ये दिखाई दे रहा है, बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है और एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है। और इस तरह जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, आप डिपेंड करता है ना कि सोर्स कैसा ले रहे हैं। अगर सेल है जो आप घर में यूज करते हो, वॉचेस में यूज करोगे, तो उनमें वो सेल जो होते हैं वो वन टाइम यूज के ही होते हैं। थोड़ी टाइम बाद वो सारा उसका जो केमिकल होता है वो सब खत्म हो जाता है और दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है, इसीलिए वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो लगातार आप यूज कर सकते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। चलिए सेल्स की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी हमने कहा है कि ये अगर पॉजिटिव पे, ये निगेटिव पे है, तो हमारा ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव पे होगा, ये निगेटिव पे होगा, ये पॉजिटिव पे होगा, ये निगेटिव पे होगा, ये पॉजिटिव पे होगा, दिस इज निगेटिव एज कंपेयर टू दिस। देखिए ये वाला जो है ये पोलैरिटीज हो गई। हमेशा करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होगा अगर इन दोनों के पोलैरिटी में डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स इट इज एट हायर पोटेंशियल देन दिस, इट इज एट हायर पोटेंशियल देन दिस, बट दिस पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल एट दिस, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कॉपर वायर कनेक्ट किया है। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पे आपका हाई पोटेंशियल है, कितना है, मान लिया ये 200 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 200 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप हो गया है पोटेंशियल। अभी हम यहाँ पे बात करें, अगर ये 50 ओम का ही है, ये 50 ओम का है और ये 100 ओम का है, तो यानी कि इसमें 50 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे, 150 वोल्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। उसके बाद ये और ये
इन दोनों पे सेम 150 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन वायर है वो कॉपर का है, वहां पे 0 IR ड्रॉप हुआ है। लेकिन यहां तक आते ही इस रेजिस्टेंस से फ्लो के फर्दर 50 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपका 100 वोल्ट पे है, और ये भी सेम पॉइंट पे होगा 100 वोल्ट पे, और यहाँ पे आके ये 0 पे आ गया है, एंड दिस इज 0। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 200 वोल्ट था ना, इसीलिए जरूरी नहीं है कि ये 0 ही होगा, आपका डिपेंड करता है कि ये कितने वोल्ट पे है और ये कितने वोल्ट पे है। हम ये कंसीडर करके चलते हैं, दिस इज एट हायर एंड दिस इज एट 0। ठीक है, हो सकता है ये आपका 5 वोल्ट हो और ये आपका 205 वोल्ट हो। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो ये वाला टर्मिनल आपका 0 पे नहीं है, ये 5 वोल्ट पे है, देन ये वाला जो टर्मिनल होगा ये भी 5 वोल्ट पे होगा। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स आपकी मैथमेटिक्स अभी नहीं है, आप सिंपली ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये आपका 0 वोल्ट पे है। ओके, तो पोलैरिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि पोलैरिटी क्या है। नेक्स्ट हम सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हटा देते हैं हम। देखिए, अगर आपके पास 2 बैटरी हैं और उनको आपने इस तरह से कनेक्ट किया है, एक ही बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, अभी तक आपने सीरीज ही पढ़ा है तो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं R1 R2 एंड R3, और ये आपका एक V1 है, ये V2 है। तो आप इस तरह से अगर कनेक्ट करते हो 2 बैटरीज को एक ही सर्किट के अंदर कि एक का नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो ये भी सीरीज में आ जाते हैं, तब आप इसको V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I, जितना करंट ड्रॉ हुआ इन दोनों से R1 क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, प्लस R2 प्लस R3 इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सीरीज एडिंग वोल्टेज। अब हमारा, अगर हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे उल्टे कनेक्ट कर दिए हैं, और इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तब ये सीरीज अपोजिंग होंगे। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको जब सर्किट को एनालिसिस कर रहे होंगे या नेटवर्क एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सोर्स है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या पता वो एक दूसरे के अपोजिट कनेक्ट हैं या सेम कंडीशन में। तो अगर ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो आपको ऐड करने हैं दोनों, और अगर ये ऐसे सेम डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हैं तो सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये अपोज करेंगे एक दूसरे के वोल्टेज का। अब हम बात करते हैं ओपन क्या होते हैं और शॉर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या मतलब है उसका। देखिए, ओपन, अगर किसी सर्किट में जिसमें आपने अगर आपने किसी सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट की है, रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, ठीक है, और सडनली यहां से वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सर्किट में वायर टूट जाता है, तो इसे कहते हैं ओपन। अब ओपन पे होता क्या है, एक्चुअली ओपन में एयर आ जाती है और इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो सारी वोल्टेज, इस बैटरी की सारी वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाती है, इस ओपन में ड्रॉप हो जाती है। इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता और सारी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होती है, इसीलिए सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट्स की। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी को रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, ऐसे नहीं तो ऐसे कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, यानी आपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बना दी है। अगर आपका इस EMF के सोर्स यानी V वोल्टेज अगर आपके पास V पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक ये सोर्स है, एक बैटरी है, उसे करंट निकलेगा तो इसके पास यहाँ से करंट को पास होने के लिए एक रास्ता ये है और एक ये है। जब ये जाएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा एंड देन यहाँ डिवाइड हो जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे पास होके आएगा। तो इस तरह से जब करंट डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में, तो ये सारे के सारे
रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इनके लिए मान लिया आई करंट यहाँ पे आया, तो ये क्या है, आई माइनस आई वन इधर चला गया, तो ये आई माइनस आई वन इधर से पास होगा। यहाँ से मान लो इसमें आई टू चला गया, तो आई वन माइनस आई टू इससे पास होगा है, एंड देन आई टू इससे पास होगा। इस तरीके से करंट डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। तो यहाँ से आपका इस तरह का सर्किट बन जाएगा। और इसमें आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पैरेलल सर्किट में कि जितना पोटेंशियल इन टर्मिनल्स के बीच में है उतना ही पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल के बीच में है। सेम पोटेंशियल इनके टर्मिनल के बीच में, सेम पोटेंशियल दिस, क्योंकि ये सारे वायर एक ही जगह पे कनेक्ट है और ये सारे एक ही जगह पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं इनको, एक ही जगह, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही होगा। आप ऐसे एक पॉइंट पे, और इसमें यहाँ पे एक नोड है, एक नोड यहाँ पे है, और करंट ऐसे डिवाइड हो गया है। ये जो टोटल करंट आ रहा था ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इन दोनों नोड के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू उतनी होगी जितनी इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि V सब में सेम है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। करंट इन सब में डिफरेंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट जो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेते हैं, इसमें मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 एंड इसमें I3, और टोटल करंट आपका I है। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि V आपका सेम है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये आपका V अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, वो मान लिया R से रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है फॉर पैरेलल सर्किट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये तो आपको नोन ही है। अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज और पैरेलल का, और फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं सर्किट को। देखिए आपने क्या किया, एक सर्किट लिया, उसमें आपने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एंड देन आपने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एंड देन यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो इस तरह के सर्किट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे एक नोड मिला इसको, तो इसमें गया और इसमें गया करंट, तो हम ये मान लेते हैं ये करंट I था और इसमें I1 पास हो गया, तो इसमें कितना जाएगा I माइनस I1। लेकिन यहाँ पे कोई और ब्रांच नहीं है, तो I1 करंट इसमें जाएगा, और सेम करंट जा रहा है इन तीनों रेजिस्टेंस में। इन्हें हमने अलग अलग नाम दे दिया, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। तब आप इन तीनों को सीरीज में कंसीडर करेंगे क्योंकि इनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। आपने सीरीज में कैसे किया, R4 प्लस R5 प्लस R6, यहां से सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच हो रही हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनका तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, मान लिया R डैश है, वो कितना हो जाएगा R4 प्लस R5 प्लस R6। देन ये जो R डैश है, अब हम इसको सिंगल एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है R डैश, जो हमने भी निकाल लिया है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो R डैश और R2 डैश, इन दोनों का मान लिया रिजल्टेंट R डबल डैश है, तो वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R2। अंडरस्टैंड, ये आपका रिड्यूस होके क्या बन गया, दिस, और इसे आपने अब एक ऐसे कंसीडर कर लिया, इन सबको हटा दिया, और ये आपका आ गया R डबल डैश। अब आप देख रहे हैं आपके पास एक ही है, ये यहाँ पे सेम करंट ही फ्लो होगा, तो आपका R ट्रिपल डैश यानी कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा R1 प्लस R डबल डैश प्लस R3, ये सीरीज में हो गए ना, R1 प्लस R डबल डैश प्लस R3 के इक्वल होगा।
तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। फिर V हमें पता होता है, तो सर्किट में कितना करंट है उसको निकालते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालते हैं। वो हमारा जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ये हम सिंपली अगर पैरेलल और सीरीज में आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो कैसे सॉल्व करना होता है इसको देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा रह गया था एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज एंड शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉपर वायर होता है उसका रेजिस्टेंस आप 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ रेजिस्टेंस हैं कनेक्टेड और ये आपकी बैटरी कनेक्ट है सर्किट में, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर आप एक कॉपर वायर लेते हैं और इसके दोनों टर्मिनल के बीच में इसको लगा देते हो, ठीक है, तो ये आपका बनता है, इसको कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। देखिए ये क्या होगा, ये कॉपर वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। 0 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कर दिया R3 के, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R' इज इक्वल टू 1 ये 0 प्लस 1/R3, ठीक है। और ये आपका इनफाइनाइट है, तो इसका R' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R' इज इक्वल टू हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि उल्टा कर दिया आपने इसको। दैट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका 0 रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, ये कंसीडर ही नहीं होगा, ओके। अगर आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक तो ये रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये शॉर्ट हो गया। अब इसमें शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एकदम से बूम हो जाता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि पहले तो जो ये वोल्टेज V थी इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था पूरे तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा था, कुछ यहाँ ड्रॉप हो रहा था, कुछ यहाँ ड्रॉप हो रहा था। दैट मीन्स कि इस पोटेंशियल के अक्रॉस जो पावर थी, आप पावर माने P इज इक्वल टू I²R के इक्वल होती है, तो इसमें कुछ पावर ड्रॉप हो गई, इसमें हो गई, इसमें हो गई। अब यहाँ पे तो आपने कहा कि शॉर्ट कर दिया है आपने दोनों रेजिस्टेंस को, तो जितनी भी करंट फ्लो रही है वो इसमें फ्लो हो रही है और करंट ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो गए हैं, ठीक है ना। पहले रेजिस्टेंस आपके 3 थे, I इज इक्वल टू V/R था। R की वैल्यू आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल थी क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं, और आपने कहा कि ये कम कर दिया आपने, ये दोनों तो 0 हो चुके हैं, तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज हो चुका है। करंट इंक्रीज हो चुका है दैट मीन्स कि इस रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये इज इक्वल टू I²R के इक्वल होता है। तो इतनी पावर इस रेजिस्टेंस की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी पावर को वो क्या कर सके, इतनी पावर को बर्दाश्त कर सके। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, या तो ये तो जल जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सर्किट को आप शॉर्ट सर्किट कहते हैं क्योंकि एकदम से ये जल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ने के लिए हमने एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है कि अगर आपको कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं आप, इसमें कोई भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। सबसे पहले हमें उसकी बैलेंसिंग कंडीशन की क्या कंडीशन है उसको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये 2 रेजिस्टेंस और ये 2 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट हैं और यहाँ पे आपकी एक बैटरी कनेक्ट है, और इसके इस वाले पोर्शन में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर की नीडल जो होती है वो बैलेंस को बताती है कि करंट इधर फ्लो रही है या इधर फ्लो रही है। इस नीडल पे अगर बिल्कुल सेंटर में है तो वो 0 को इंडिकेट कर रही है। दैट मीन्स कि जो ब्रिज है आपका, ये बनाया है आपने, ये बैलेंस में है, इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में ये 0 है, इधर स्केल होता है और इधर स्केल होता है। अगर नीडल आपकी इधर जा रही है दैट मीन्स कि करंट फ्लो हो रहा है इसमें इस डायरेक्शन में, और इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और अगर सेंटर में है दैट मीन्स कि इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमें बैलेंसिंग कंडीशन में ऐसी कंडीशन सेट करनी होती है जिससे कि ये इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो हमारे पास जो ये ब्रिज है इसमें R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंस हैं, और ये आपकी एक सोर्स है बैटरी, इसका EMF E है। यहाँ से करंट आया और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कि ये 2 पैरेलल आर्म्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे भी इसको नोड मिला है, एक करंट यहाँ और एक यहाँ जाएगा, और यहाँ से करंट एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें करंट इधर क्यों जाएगा,
करंट का इधर जाने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पोलैरिटी बताई थी कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव से है, ये निगेटिव पोलैरिटी पे है। और यहाँ पे जो भी इस गैल्वेनोमीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर में भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसे आप Rg बोलते हो, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा, ये निगेटिव पे होगा, ये पॉजिटिव पे, ये निगेटिव पे। तो जब यहाँ से करंट आएगा तो निगेटिव की तरफ ना जाके इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो करंट यहाँ से इधर जाएगा, इधर पास नहीं होगा, ये करंट नीचे आएगा और इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और ये करंट मिक्स होके यहाँ पे जो टोटल करंट आएगा, जो जितना यहाँ से चला था I, उतना ही करंट यहाँ वापस आएगा इसके अंदर। ओके, तो मान लिया I करंट यहाँ से आया, दो पार्ट में डिवाइड किया, ये R1 है तो इसे हमने I1 करंट मान लिया, इसके अंदर मान लिया I3 करंट है। ये वाला जो करंट होगा, ये करंट आपका IG करंट इसमें आप कंसिडर कर लो, तो I1 माइनस IG होगा। समझ रहे हैं ना आप, I1 आ रहा था, उसमें से IG सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसमें आ गया। अब यहाँ पे ये तो नहीं है डायरेक्शन, तो IG करंट यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे I3 करंट आ रहा था तो I3 प्लस IG इसमें आ गया। अब इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, I1 माइनस IG प्लस I3 प्लस IG, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो करंट आया है वो हमारा आ गया I1 प्लस I3, और I1 प्लस I3 किसके इक्वल है, I के इक्वल, क्योंकि I कितने में डिवाइड हुआ था, I1 और I3 में डिवाइड हुआ था। दैट मीन्स कि I करंट ही यहाँ से वापस आ गया है। अब हम किरचॉफ का नोड वाला लॉ तो लगा के करंट की हमने बता दिया किस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब हम बता रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ ऐसे और यहाँ से यहाँ ऐसे एक लूप बनेगा, दोनों क्लॉकवाइज लूप है। इन लूप में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, लूप वाला, और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या इक्वेशन बन रही है। देखिए, आपने कहा ये क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, तो इसमें करंट की डायरेक्शन है I1 R1 प्लस RG है ना, RG इंटू IG, और देखिए हमारे लूप की डायरेक्शन है ऐसे और करंट की डायरेक्शन है ऐसे, इसलिए हम माइनस साइन के साथ लेंगे, I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई है। सेकेंड लूप में आप देख रहे हो दिस, और यही इसकी डायरेक्शन है लूप की क्लॉकवाइज है ना, तो I1 माइनस IG इंटू R2 प्लस, ये तो आपकी डायरेक्शन ये है लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा, माइनस का I3 प्लस IG इंटू R4। थर्ड आपका ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो प्लस माइनस का IG इंटू RG इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन में आपको ऐसे कंडीशन सेट कर रही है कि एक रेजिस्टेंस को आप वेरिएबल रखें। वेरिएबल का साइन ऐसे बना सकते हैं हम किसी रेजिस्टेंस पे, अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो हम शो करते हैं कि एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस को सेट किया और इस तरीके से कंडीशन बनाई कि इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो ना हो। आप रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं और IG की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन फॉर IG जब 0 होगा। तो देखिए IG अगर 0 रखते हैं आप, तो आपकी इक्वेशन बनेगी I1 R1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे I1 R2 माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ इज इक्वल टू यहाँ इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और अगर इन्हें हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है, जिसमें अगर इस आर्म में करंट ना फ्लो हो रहा हो तब IG की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये जो ब्रिज है आपका बैलेंस रहेगा। और इसकी हेल्प से आप किसी अननोन आर्म में इसमें या इसमें एक आप अननोन रेजिस्टेंस को लगा के उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे सेटिंग करेंगे, आपको मान लो पता नहीं है कि R4 कितना है, ठीक है, आपने कहा ये R है कोई रेजिस्टेंस जिसे आप पे पता करना है, ये वेरिएबल ही रखिएगा। उसके बाद आपने इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कुछ करंट इसमें भी जाएगा ऑब्वियसली, अभी हमें पता नहीं है ना कि R कितना है, बैलेंस है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस वाले R2 को वेरी कराएंगे। वेरी कराने से क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब उस कंडीशन में आप
पता लगा लोगे कि R2 कितना है, उसको मेज़र कर लेंगे, क्योंकि आपने जो वेरी कराया है उसमें एक्चुअली में होता है, एक नोब होता है जिससे पता चल जाता है आपको कि कितना रेजिस्टेंस है, तो वो भी आपको पता है, तो आप R4 की वैल्यू इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चल जाए इनसे रिलेटेड ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मान लिया आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट एक्चुअली कॉमन एमीटर सर्किट है। ये आपका ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर में ये एनपीएन है या पीएनपी है, इसका पता लगाया जाता है इससे, इस वाले एरो की डायरेक्शन से। एरो की डायरेक्शन हमेशा पी से एन की तरफ होती है। दैट मीन्स ये चीज़ आपकी पी है और ये एन है, तो दैट मीन्स ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका। इस ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखा गया है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अभी आपके सिलेबस में ये नहीं आया होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस तरह के ट्रांजिस्टर को कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्रॉब्लम को। आपके यहाँ पे एक पावर सप्लाई है वीसीसी, जिसका हाईएस्ट पोलैरिटी वाला पॉइंट ऊपर से कनेक्ट कर दिया और लोएस्ट ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका 25 वोल्ट है और लोएस्ट वाला ग्राउंड में कर दिया है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका 25 वोल्ट के इक्वल होगा, और दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 25 के। अब देखिए क्या होगा, आपका ये होता है एक्चुअली बेस और ये होता है एमीटर और दिस इज कलेक्टर। तो आपकी जो ये कलेक्टर में करंट फ्लो होगी वो आईसी और जो बेस में करंट फ्लो होगी वो आईबी के इक्वल होगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में, आईबी और आईसी की वैल्यू क्या होगी इसको निकालना है। तो आईबी करंट यहाँ आएगी, यहाँ से ऐसे पास होते हुए इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो आईबी प्लस आईसी के इक्वल फ्लो होगी, ओके। और जब ये करंट यहाँ से आएगी ऐसे होते हुए, करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं ना, तो यही पाथ लेगी और आईबी प्लस आईसी इधर से पास होगी। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हमने कहा ये वाला पाथ है और दूसरा पार्ट है ये वाला पाथ, ठीक है। तो इस वाले पाथ में आईबी इंटू आरबी, यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, 25 को डिवाइड किया दिस, और फिर यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसने बता दिया, बेस से एमीटर के बीच में 0 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, प्लस VBE प्लस यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक RE इंटू IB प्लस IC। RE कितना है 1, तो आप इसे बाद में लिख दीजिए RE IB प्लस IC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 25 के, ठीक है। एक पार्ट हमने एक पाथ यहां से लिया ऐसे, एक पाथ हम ले रहे हैं ये और ये। तो सेकेंड पाथ के लिए आप देखिए ICRC प्लस यहां से डायरेक्ट यहां तक की वोल्टेज VCE बता रखे। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया, हमने सीधे कलेक्टर से एमीटर के बीच की वोल्टेज ले ली है VCE प्लस थर्ड है आपका ये वाला पॉइंट जिसमें RE इंटू IB प्लस IC, और ये किसकी इक्वल होगा 25 के। यानी एक सिंगल पावर सप्लाई से आपने इधर भी वोल्टेज दे रखी है और इधर वाले पोर्शन पे भी वोल्टेज दे रखी है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप IB और IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको IB पता नहीं है कि कितना है, लेकिन RB पता है 299 के इक्वल है, प्लस VBE कितना है 0, तो छोड़ देंगे इसको। RE आपको पता है 1, लेकिन IB प्लस IC इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन, इस वाले में IC कितना है पता नहीं है, IC तो आपको निकालना ही है, किससे पास हो रहा है 2, प्लस VCE कितना है 5 वोल्ट प्लस IB प्लस IC इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आप सॉल्व करेंगे, IB और IC की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछना। तो इस तरीके से आपने ये वोल्टेज डिवाइडर, आपने एक सिंगल सोर्स से दो पार्ट में वोल्टेज को डिवाइड कर दिया और करंट की वैल्यू निकालनी है। इसको आप ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में यूज करते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा।
देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह का सर्किट दिया गया है, ये आपकी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, 5 वोल्ट का, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद वो डिवाइड हो गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर ये डिवाइड हो गया है, ये 8 के मतलब किलो ओम है, ये के से डिनोट करा है, ये दोनों यहाँ से फिर ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 के है। तो ये फिगर है, इस फिगर में आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस पूरे नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सेकेंडली करंट, हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट है, और थर्ड आपको हर एक रेजिस्टेंस में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इस चीज को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से करंट चला, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, देन दिस करंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड दिस कंबाइन, एंड फिर वापिस ही कंबाइन होके यहाँ गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि सेम पोटेंशियल पे है, तो ये दोनों पैरेलल में है। 8 के पैरेलल में अगर आप निकालोगे पैरेलल वाले फॉर्मूले से, तो ये कितना बन जाएगा, 4K। ओके, हाफ हो जाएगा, जस्ट सेम होते हैं तो उसमें हाफ हो जाता है, 1/8 प्लस 1/8, ये 2/8 और इसको उल्टा इज इक्वल टू 4K। तो ये रेजिस्टेंस आपका 4K के इक्वल हो गया, ये आपका 6K है, ठीक है, 4K एंड 6K कितना हो गया, 10K। अब 10K और 10K ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 5K, हाफ हो जाएगा, जब सेम होते हैं तो इसका हाफ हो जाता है, 5K 5K एंड 20K, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो अब हम या तो इसका फिगर को हटाएं और ऐसे समझाएं आपको कि ये कितना हो जाएगा, 4K। उसके बाद ये दोनों सीरीज में हैं, तो एक रेजिस्टेंस आपने कहा ये 10K है। उसके बाद इसको हटाएं और ये कहें कि अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है 5K। अब ये 25 एंड 5, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो जाएगा 30K। ओके, अब हमने कहा करंट हर ब्रांच में, तो हमारा जो सर्किट था वापस हमें चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक यहाँ दिस एंड दिस और एंड दिस, ये आपका 6K 8K 8K 10K ऐसे था ना। तो आपने कहा कि कितना करंट फ्लो रहा होगा, पहले हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट I इज इक्वल टू V/R, यानी यहाँ से जो करंट निकला है वो 5/30 इज इक्वल टू कितना, 1/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतने एम्पियर करंट हुआ। तो यहाँ से आपका करंट आया है 1/6 एम्पियर, तो इस वाले रेजिस्टेंस से तो उतना ही करंट जाएगा ना, लेकिन यहाँ आके डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में। हम एक सिंपल सा 5 वोल्ट की जगह एक सिंपल सी टर्म लिख लेते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से डिवाइड करके, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसमें आप अपने हिसाब से कर लेना। हम इसको मान लेते हैं जिससे आसानी से कट जाए, तो इसको 30 वोल्ट मान लें, ठीक है, ठीक है, 30 वोल्ट मान लेते हैं। तो 30/30 यानी कि 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब ये 1 एम्पियर की करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। आपको ये पता है कि इन दोनों 8 और 8, इससे 4 आया था, 4 और 6 मिलके 10 किलो ओम बना था। 10 किलो ओम यहाँ है, 10 किलो ओम यहाँ पे है, और दोनों पैरेलल में है, तो आपका जो करंट होगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर है, तो यानी कि 0.5 एम्पियर इधर जाएगा ब्रांच में और 0.5 एम्पियर इधर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0.5 एम्पियर यहाँ गया, ये भी 8 सेम है। तो अगर ये सेम नहीं होते फ्रेंड्स, तो आपको कैलकुलेट करना होता, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते, पहले हम इनको कैलकुलेट करते इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके बाद इसको निकालते। ये दोनों डिफरेंट अगर होते तो हमें फिर डिवाइड करना पड़ता, और उसके बाद ही हम निकाल पाते इस ब्रांच में कितना करंट होगा। हमारे पास अभी है ये 0.5 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये दोनों भी इक्वल है, तो 0.25 एम्पियर इधर जाएगा, 0.25 एम्पियर इधर जाएगा। ये सब मिलने के बाद यहाँ पे मिलके वापस जितना यहाँ से चला था 1 एम्पियर वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर इसमें है, 0.5 इसमें है, 0.5 इसमें है, एंड देन 0.25 एंड इसमें
1 एम्पियर। तो आपको पता चल गया कि हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है। इसके बाद हमें निकालना है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो जितना आपको करंट पता है, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो V = IR से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी। आप देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो 220 वोल्ट इसमें होगी। 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 वोल्ट इसमें होगी, यहाँ पे आपकी 5 वोल्ट होगी। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम सिर्फ करेंगे 8 × 0.25। देखिए यहाँ पे हो गई 0.25 × 8 यानी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आपकी इसके अक्रॉस है, 2 वोल्ट ही इसके अक्रॉस है, यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच में 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट ये हमने यहाँ पे कितनी निकाली है, 3 वोल्ट। 2 और 3 हो गए 5 वोल्ट, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, सेम पॉइंट पे है। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। और इसके अक्रॉस कितना होगा, 5 × 1 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से आप सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। बाकी और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी। इसके बाद हम फ्रेंड्स नेटवर्क थ्योरम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।